आज हम बात करते हैं लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट गोल के बारे में, जो कि रिटायरमेंट है। हम सब लोग इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या हमारा दिमाग बोलता है कि नहीं अभी इसको बाद में कर लेंगे, टालते रहते हैं। जबकि सबसे पहले हमने जो गोल की भी बात करी थी इसके पुराने वीडियोस में, जो हमारा सबसे लंबी दूरी का गोल होता है उसे हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। इस रिटायरमेंट के लिए मुझे कितने फंड की आवश्यकता पड़ेगी और इसको कैसे प्लान किया जाए, किस एज में करना चाहिए, इन सब टॉपिक्स पे अब आने वाले कुछ क्षणों में बात करते हैं। अब हम रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहे थे, तो अब इसमें हम एक एग्जांपल के रूप में बात करते हैं कि मान लीजिए मेरा एज 30 है और मैं लेट 40s में रिटायरमेंट प्लान करना चाहता हूं, यानी 45 या 48 पे मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो मुझे कितने फंड की आवश्यकता पड़ेगी, उसका कैलकुलेशन कैसे करें। इसमें हम सबसे पहले ध्यान रखें कि हमारा करंट एक्सपेंसेस कितना है, यानी कि मेरा मंथली खर्चा इंटू 12 यानी पूरे एक साल का खर्चा कितना होता है, हम वो डिसाइड करें। उसके बाद हम देखें इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ता है या मेरा लाइफ स्टाइल भी हम उसमें शामिल करें। थर्ड जो चीज़ है, उसके बाद हमारा रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट पीरियड जो जाने वाला है 20 साल, 30 साल, 25 साल, उसमें कितना खर्चा होने वाला है, तीनों चीज़ों को हम प्लान करें। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या किस तरह से आगे हम इसको प्लान करें कि सक्सेसफुल रिटायरमेंट के लिए हम कितना फंड की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात कर रहे थे रिटायरमेंट को कैसे सक्सेसफुल बनाए या उनका कैलकुलेशन कैसे सक्सेसफुल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे गूगल पे या कैलकुलेटर से मिल तो जाते हैं, लेकिन मैं अपने गोल तक कैसे पहुंचूंगा उसके लिए हम एक सिंपल 3 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले हमने बात करी मेरा मंथली एक्सपेंसेस कितना है और वो 15 साल के बाद कितना हो जाएगा। 15 साल में इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मेरा 30 है और मैं 45 में रिटायर्ड होना चाहता हूँ, तो जो डिफरेंस पीरियड है वो 15 ईयर्स है। तो अब एक सोचे हम कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस 50,000 तो एक साल में हो जाएगा 6 लाख रुपया, और ये 15 साल के बाद अगर मैं 6% का इसमें इन्फ्लेशन और लाइफ स्टाइल ऐड करता हूं तो ये लगभग 15 लाख रुपया हो जाएगा। अब इसके बाद मेरा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि मैं 45 के बाद कितने साल और जीवित रहने वाला हूं, ये मुझे कितने साल मेरे रिटायरमेंट फंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एज मान के चलता हूं 80 ईयर। 80 ईयर माइनस मेरा रिटायरमेंट एज 45 में माइनस करता हूं, तो जो डिफरेंस पीरियड आता है लगभग 35 ईयर्स आता है। तो इस 35 ईयर में मुझे कितने फंड की या कितना खर्चा होगा, वो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 35 इंटू 15 लाख पर ईयर जो मेरा एनम जो खर्चा आ रहा था वो ऐड करता हूं, तो लगभग ये कॉर्पस हो जाता है 5 CR या 5 करोड़ रुपया। अब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमने प्लानिंग किया है, अगर इस प्लानिंग पर हम जाते हैं, जो हमारे पास नंबर आया है 5 CR, इट्स नॉट अ बिग नंबर, दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन हम इसको अगर डिसिप्लिन वे में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके स्टे इन्वेस्टमेंट अप्रोच को शामिल करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तो हम इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये वाला जो गोल है ये प्राप्त करने के लिए हमें डेट फंड से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि FD, प्रोविडेंट फंड्स, इनको हमें अगर छोड़ दिया तो हमें गोल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हम लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं तो वहां हमें 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स प्लस टैक्स की। जो हम डेट फंड्स की या डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे, वहां पे रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते और टैक्स एफिशिएंसी भी नहीं आती, इसलिए हमें इन्हें अवॉइड करके इक्विटी स्कीम्स या इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो हमें इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करे, उन स्कीम्स को शामिल करना चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट या जब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, हमारा फंड इकट्ठा हो जाए जितने हमें रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद हमें 1/3 पैसा इक्विटी स्कीम में रखना चाहिए ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएं। 1/3 पैसा जो हमने इक्विटी में पार कर दिया, उसका जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसे हम डेट फंड में पार करें, ताकि वो हमें कुछ अर्निंग्स देता रहे और हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, नीचे न जाए। और अब इसके बाद रेगुलर इनकम कैसे प्राप्त करें रिटायरमेंट के बाद, उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।